हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। व्हीट स्टोन एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट जटिल परिपथ होता है जो तुल्य प्रतिरोध की गणना करने में सहायक होता है, बहुत ही आसान होता है। इसमें व्हीट स्टोन ने, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि एक समचतुर्भुज की अगर चारों भुजाओं पर हम कोई प्रतिरोध लें और उन प्रतिरोध के मान हम दे दें R1, R2, R3, ऐसे नाम दे दें। ये हो गया R1 प्रतिरोध, ये हो गया R2 प्रतिरोध, ये हो गया R3 प्रतिरोध और ये हो गया R4 प्रतिरोध। तो चार प्रतिरोध समचतुर्भुज की भुजाओं पर रखा इन्होंने, कुल मिलाकर के कह दीजिए 4 बल्ब लगाया। अब और साथ ही साथ एक बिकड़ में जो बीच वाला बिकड़ था उसमें इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ प्रतिरोध होता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं R5 या G नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, गैल्वेनोमीटर G से लिखा जाता है, उसका प्रतिरोध भी क्या है, G हो जाएगा। ये आपकी मर्जी, आप PQRS भी दे सकते हैं, इसको G नाम दे सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, बस ये चीज याद रखिए। जो गैल्वेनोमीटर का काम है धारा, छोटी से छोटी धारा का मापन करना और धारा की दिशा को बताना। तो इसमें इन्होंने समचतुर्भुज की भुजाओं पर 4 प्रतिरोध को लेकर एक बिकड़ से धारा मापी व दूसरे बिकड़ पर सेल लगाया। समझ में आएगा? एक बिकड़ में, बीच वाले बिकड़ में इन्होंने धारा मापी और जो दूसरा बिकड़ AB है उसको अंदर से नहीं बाहर से उस पर सेल लगा दिया। अब ध्यान से समझिए, सेल का जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यानी कि ये कुंजी लगी हुई है K, ये बंद करेंगे, प्लस वाले तार से करंट अंदर जाएगी, जितनी जाएगी वापस उतनी ही करंट हमें वापस मिलती हुई दिखाई देगी, यानी वापस करंट उतनी ही आएगी। अब दूसरी बात, यहां से करंट कितनी गई है वो चीज देखिए। यहां से जो करंट गई है R1 के संगत, भाई यहां पर करंट आकर के रुक गई, करंट का वितरण कराना, तो R1 में हमने मान लिया कौन सी करंट गई, I1, और I2 में कौन सी करंट चली गई, I2 चली गई। आपकी मर्जी, आप चाहे जो नाम दे दीजिए, उसको I1 दे दिया तो ये I-I1 बचेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यही करंट वापस यहां से निकलेगी और यही करंट वापस यहां से निकलेगी, I1 जो गई है बल्ब के अंदर वही बाहर आएगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, आवेश संरक्षण, जो करंट जाएगी वही करंट वापस आएगी, आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है। ऊर्जा यहाँ अलग चीज है, ये ऊर्जा यहाँ पर व्यय होगी। अब यहां से R3 के संगत हमने मान लिया जो करंट गई है वो I3 गई है, और इसके संगत जो R5 में गई है उसका नाम हमने दे दिया I4। भाई इसको हमने बांट दिया, जैसे हमने यहाँ पर किसको किसको बांटा, I को हमने बांट दिया I1 प्लस I2 में, ठीक है, और फिर I1 को हमने बांट दिया I3 प्लस I4 में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चाहे जो जितना जैसे भी बांटना बांट दीजिए, आंसर कुल मिलाकर के वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है भैया। अब इसको हम यहां से यहां रख देते हैं, वैसे कलर वही सेम, वही अच्छा था, ये हमने यहां पर इसको रख दिया। अब आगे, अब यहां से I3 करंट आएगी, ठीक है, बाहर निकलेगी, यहां से I4 गई है, गैल्वेनोमीटर में I4 करंट गई है, इधर से I4 आ रही है और इधर से I2 आ रही है, तो इधर से करंट कितनी जाएगी, किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 प्लस I4, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। अब यही करंट वापस यहां पर आकर के मिलेगी, कौन सी, I2 प्लस I4। अब ध्यान से समझिए बात, ये करंट वापस मिले करके ये दोनों जुड़ करके करंट कौन बनाएगी, I, कैसे, I3 I4 मिल करके I1 बनाएगा, और I1 I2 के साथ जब जुड़ेगा तो I बन जाएगा, वही करंट यहाँ निकल गई। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लगाएंगे KVL, इस संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम KVL लगाएंगे, तो यहाँ पर एक पहला बंद लूप ये बन रहा और दूसरा बंद लूप ये बन रहा। इस बंद लूप में हम A से A पर आएंगे, A से फॉर लूप फर्स्ट, यहाँ फॉर लूप फर्स्ट हमने क्या लिया, A C D A, A से C जाएंगे, C से D से A आएंगे, और इसी में हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, करंट KVL से लिख लीजिएगा, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है,
ध्यान से समझिए, जब ए से सी जा रहे थे, ए से सी जब जा रहे थे तो जिस ओर हमें उसी ओर करंट है यानी प्लस का मान होगा। आप चाहे इसको माइनस भी ले सकते हो, उल्टा डायरेक्शन भी हमारी रखेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर करंट जा रही है यानी प्लस का आएगा वोल्टेज। वोल्टेज कितना आएगा इस पर, I1 V बराबर I इंटू आर, I1 R1। अब C पर पहुंच गए, अब C से कहां जाना है, D जाना है। C से D जा रहे थे हम, जिस ओर उसी ओर करंट है यानी प्लस की डायरेक्शन, प्लस होगा साइन। अब करंट कौन सी है यहाँ पर, आर। भाई गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा अपना, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अमीटर से ज्यादा वोल्टमीटर से कम होता है, धारामापी जिसको कहते हैं। तो इसका प्रतिरोध हमने कितना नाम दिया, R5। अब इस पर वोल्टेज कितना खर्च होगा, धारा गुणा प्रतिरोध V बराबर IR। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना खर्च हुआ, I4 का गुणा किससे करा देंगे, R5 से करा देंगे। अब D पर पहुंच गए, अब D से कहां आना, A। जब D से A आ रहे थे तो हम जिस ओर जा रहे थे उसके उल्टे डायरेक्शन में धारा आ रही, यानी चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। अब वोल्टेज निकालना है तो करंट कितनी आ रही, I2, और सामने प्रतिरोध कितना है, R2। और जहां पर शुरू किए थे वहीं पर आ गए, इसका मतलब विभवांतर 0 हो गया। और इसी को हम सब लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिए दे रहे हैं। अब हम काम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ज्यादा सही है, ठीक है भैया। अब आगे अगला फॉर लूप सेकेंड, फॉर लूप सेकेंड, दो धाराओं की जरूरत है, दो लूप लेंगे। लूप सेकेंड कौन सा लेंगे, चाहे जहां शुरू कर दो, हम डी से ही शुरू कर देते हैं। डी से सी, डी से सी जाइए, सी से बी आइए, और बी से फिर से कहां जाइए, डी में। यहां पर भी लगाएंगे केवीएल, केवीएल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, ठीक है। तो लगाइए। अब पहले हमको कहां जाना है, डी से सी जाना है। जब डी से सी जा रहे थे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट की जा रहे थे, तो माइनस का साइन। करंट कितनी है सामने, I4, और प्रतिरोध कितना है सामने, R5। वोल्टेज हो गया, ठीक। अब C से कहां जाना है, D जाना है। C से B जब आ रहे थे तो करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हैं यानी प्लस का साइन। करंट कितनी है सामने, I3, और सामने प्रतिरोध कितना है, R3, ठीक है। अब आगे B से कहां जाना है, D। B से D जब जा रहे थे तो जो हम जिस ओर जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा, तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस। अब धारा कितनी है, आगे आ रही है, I2 प्लस I4 आ रही है, ठीक है। I2 प्लस I4 आ रही है, और प्रतिरोध सामने कितना है, R4। अब जहां पर शुरू किए थे वहीं पर आ गए, इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया, 0, और ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब व्हीटस्टोन ने ये बताया कि संतुलन के लिए, ध्यान से समझना, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए व्हीटस्टोन ने ये बताया, संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए, संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, संतुलन की स्थिति में कहने का मतलब, संतुलन की स्थिति, सर्किट का संतुलन की स्थिति जो आएगा, फार्मूला रिजल्ट बन करके आएगा, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा है उसका, उसमें शून्य विक्षेप आना चाहिए, यानी उसमें जो करंट है वो ना तो बाईं ओर जाए ना तो दाईं ओर जाए, क्योंकि इसमें जो शून्य विक्षेप होता है गैल्वेनोमीटर में वो बीच में होता है, 0 बीच में होता है, बाकी सब में किनारे, लेकिन इसमें 0 बीच में। अगर सुई बाईं ओर गई तो माइनस की बाईं ओर धारा, अगर सुई दाईं ओर गई तो दाईं ओर धारा। तो पता है कि डायरेक्शन अगर बीच में हो गई तो इसका मतलब यहाँ का जो विभव है Vc वो किसके बराबर आ गया, Vd के। इन दोनों के बीच विभव समान हो गया, और विभव समान हो गया तो विभवांतर 0, और विभवांतर 0 तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है। तो यहाँ और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, और इस वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर जो धारा है कौन सी गई थी, I4, वो क्या हो गई, 0। अगर I4 0 बन गई, I4 के 0 होने से क्या क्या चीजें हुई, पहले वो देखो। I4 के 0 होने से, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, I4 के 0 होने से इसका क्लोन यहाँ पर ले आते, जो ये धारा थी यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, जो I4 0 डालेंगे तो जो हमारा I3 था वो हम क्या नाम दे देंगे, I1 ही रखेंगे। भाई जब I1 आ रही थी, इधर धारा ही नहीं गई, तो I1 को तोड़ने से क्या मतलब, I3 आने का क्या मतलब, जो धारा I1 है वही यहाँ पर भेज देंगे, क्योंकि ये जब टूट ही नहीं रहा, इधर धारा ही नहीं जा रही, तो जो I1 आ रही वही यहाँ से गई होगी, यानी I3 ही क्या था, I1 है।
क्लियर बात? वही यहाँ पर हमको परिपथ में डाल देना है और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा ये चीज वो देखना है। तो इसको सबसे पहले हम छोटा किए दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तब सही रहेगा। ठीक है भैया? तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा? समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 में कह दो या से कह दो, इसलिए क्या बनेंगे? I1 वही है आपका, ठीक है भैया, I1 वही है, R1 वही है, ठीक है। I4 क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस R5 वैल्यू डाल दीजिए बस। माइनस का I2 लिखा रहने दो और इनटू में R2 लिखा रहने दो, बराबर में 0। अब आप काम क्या करिए, यहां से I1 R1 बराबर, ये माइनस से इधर ले आइए, प्लस I2 R2 ले आइए, और ये हो गया आपका, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भैया? अब ऐसे ही सेकंड वाला क्या बनेगा? सेकंड वाला बनेगा ये वाला I4 करंट हो गई 0 और इनटू में कितना R5 हो गया और प्लस का साइन I3 अब क्या बन गई? I1 बन गई। I3 की जगह पर I1 डाल दीजिए और इनटू में R3 लिख दिया, माइनस I2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। I4 कितना हो गया? 0 और इनटू में R4, ठीक है, और बराबर में 0। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये तो 0 हो गया पूरा, इधर से बचा कितना? I1 R3 और बराबर में ये कितना बचा? देखो I2 जोड़ेंगे 0 I2 में तो I2 ही आएगा और I2 का R4 से गुणा I2 R4, ये माइनस इधर आएगा प्लस, I2 R4 इधर आ गया, हो गया प्लस। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों का डिवाइड करा दो, I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड कराने से, तो यहाँ पर डिवाइड कराएंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कराएंगे, इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कराएंगे, तो इससे मिलेगा क्या? इससे यहाँ पर क्या मिलेगा वो चीज देखिए, हम ये कलर लिखेंगे, I1 R1 LHS से भाग, I1 R3 RHS को RHS से भाग करें, I2 R2 बटा I2 R4 RHS से भाग करा, I2 से I2 खत्म, I1 से I1 खत्म, आपके पास मिला क्या? R1 बटा R2 और बराबर में सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर R3 है ये और बराबर में R2 बटा R4, ये बन गया आपका संतुलन की स्थिति। अच्छा एक चीज और है, इसको हम कुछ कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर, यानी R1 बटा R2 और बराबर में कर दीजिए R3 बटा R4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक संतुलन की स्थिति, ये भी बन जाएगी आपके पास। ठीक है? क्रमागत भाई R1 के साथ कौन आ रहा है? R3 आ रहा है, R1 के साथ R2 आ रहा है, R1 के साथ R3 क्रम से जुड़ा, R1 के साथ R2 भी क्रम से जुड़ा, तो किन्हीं दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात, आप ध्यान से समझिए, अगर बाईं ओर वाले प्रतिरोध का भाग कराएंगे यानी R1 बटा R2 और दाईं ओर वाले प्रतिरोध का भाग कराएंगे यानी R3 बटा R4, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब बीच में जो करंट जा रही है उसका मान क्या होगा? 0, क्योंकि बीच में जब करंट का मान हमने 0 डाला तभी R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 आया, तो R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, इन दोनों का भाग करो, बराबर आ गए तो ये संतुलन की स्थिति आ जाएगी, यानी कि कैलोरीमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही तो इसमें चाहे जो चीज लगाओ कोई लेने देना नहीं भैया। इसमें ये एक विकर्ण है, AB जो बाहर से जुड़ा हुआ है, सेल जिसमें जुड़ा वो भी विकर्ण है, और विकर्ण वालों को आपस में बदलने की कोई चेंज आएगा? अगर इस यहाँ पर समझिएगा, यहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ दो कुंजियां लगी होती हैं, एक का नाम इसका K1 दे दिया जाता है, इसको K2 कह दिया जाता है। तो क्या K1 बंद और खुला रहने से कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं। जब धारा नहीं जा रही भैया तो इसको चाहे खुला रखो चाहे बंद रखो, धारा गई ही नहीं। अब एक चीज और है, अगर कुंजी और धारा मापी की बदल दे पोजीशन तो कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी कौन सी भुजा है? संयुग्मी भुजा, ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, विकर्ण संयुग्मी भुजा है, और संयुग्मी भुजा वालों के इंस्ट्रूमेंट्स को अगर
अवयवों को हम बदलेंगे तो कोई अंतर संतुलन की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। एक क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता भैया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता ये कि गैल्वेनोमीटर और सेल की दिशा अगर बदल दे, आपस में स्थान बदल दे तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपका जो डायग्राम है वो बदल जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, और ये जो सेल है इसको आपको बाहर कर देना, इसको आपको बाहर करना, इसको आपको अंदर कर देना, कोई अंतर नहीं, वही डायग्राम मिलेगा। उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो चीज हमने वीडियो में बता दिया कि जब हमने व्हीटस्टोन सेतु सरल परिपथ में पढ़ा था किरचॉफ नियम में, तो वहां पर हमने जितने भी इसके डायग्राम बन सकते उन सभी चीजों के बारे में हमने बताया था। वो एक त्रिभुज जैसा बनेगा, सर्कल जैसा बनेगा, एक चतुर्भुज जैसा बनेगा, कई सारे रूप हैं इसके, ठीक है। और भी एक और तरीका हमने बताया था। अब देखिए, चाहे ऊपर वालों का भाग करिए और नीचे वालों का भाग, ऊपर वाले भाग कौन हो गए? R1 R3 का भाग, R1 बटा R3, नीचे वाले के भाग R2 R4 का भाग, R2 R4 का भाग। अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है गैल्वेनोमीटर में वो क्या है? 0। और बाईं ओर वाले इनका भाग करो, दाईं ओर वाले इनका भाग करो, अगर बराबर आ गया तो यानी बीच में धारा नहीं जा रही है। बस यही है व्हीटस्टोन सेतु, और ये संतुलन की स्थिति प्राप्त कर कीजिए, आता है ये इतना ही कर देना है बस। और लिख देना किन्हीं दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया आपका। अब कुछ इसके अन्य डायग्राम, सर्किट डायग्राम जैसे होता है, ये ए हो गया और यहां पर आपका एक प्रतिरोध लगा है, फिर यहां पर आपका एक प्रतिरोध लगा है, फिर यहां पर आपका एक प्रतिरोध लगा है, और फिर यहां पर टर्मिनल भी है। अब यहां पर एक बाहर से प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है, और एक यहां से बाहर प्रतिरोध लगाया गया है। तो ये टर्मिनल ए है, तो ये भी क्या होगा? ए। इसका नाम आप सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए, और ये बी है तो यहां पर भी क्या आएगा? डी आएगा। कंपेयर करा लीजिए आप, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दीजिए। अब कंपेयर कराइए, ए और सी के बीच कौन लगा था? ए और सी के बीच लगा था R1, यानी ये हो गया हमारा R1। अब ए और डी के बीच क्या लगा था? ए और डी के बीच R2, तो ये ए और डी के बीच R2 लग गया। सी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर R5 लगा था, सी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर R5 सी और डी। अब बी और डी के बीच R4, बी और सी के बीच R3, बी और सी के बीच, बी और डी के बीच ये R3 है और बी और डी के बीच R4 लगा हुआ था। देख लो, सेम वही डायग्राम बन गया। ये ऐसा आएगा मान तो बिल्कुल वैसे डायरेक्शन से वैसे ही बना देना है आपको, इसमें कोई लेना देना नहीं। और दूसरा क्या है? एक त्रिभुज वाला आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ये टर्मिनल ए है, ये बी है, तो जाहिर सी बात ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि बीच में कुछ लगा तो है नहीं। ए और बी के बीच सेल ही लगा था बाहर बाहर, और ये आपका हो गया सी, ये हो गया डी। अब वही चीज है, अब इस चीज को आप यहाँ पर रख दीजिए बाहर, इस चीज को आप बाहर कर दीजिए। इसको अगर बाहर कर देंगे तो ये आपका इसी जैसा डायग्राम बनेगा कि नहीं? तो बस यही चीज है, इसको अंदर कर दिया गया, यानी सेल और आपका कुंजी बदल दी जाएगी तो कोई, या धारामापी बदल दिया जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेतु वही का वही बना रहेगा। ठीक, बी और डी के बीच R4 लगा हुआ था, ठीक है, ए और डी के बीच लगा था R2, ए और सी के बीच R1 लगा था, सी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर R5, बी और सी के बीच लगा हुआ था R3। आप देख सकते हैं यहाँ पर BC R3, BB R4, AD R2, AC R1, ये बन गया एक डायग्राम। तो ये सभी इतने रूप हैं, इसको सबको हमने बता दिया था। एक चीज और है, इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत आता है। अगर सभी के मान 1-1 आ जाए, सभी के मान 1 हो, तो आंसर AB के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर सभी के मान 1-1 हो या सभी के प्रतिरोध R ही हो, सभी के प्रतिरोध R हो, बीच वाले में कुछ भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं, बीच में 2R हो जाए, R हो जाए या कुछ भी हो जाए,
लेकिन उससे कोई लेने देने नहीं क्योंकि इसमें करंट जाएगी नहीं। तो आंसर जो आपका आएगा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो आर ही आएगा। अगर 10 ओम का लगा है तब भी आएगा 10 ओम, अगर 1 ओम का प्रतिरोध लगा तो 1 आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सभी अगर आर हुए तो सबसे पहले चेक करो R बटा R1, आंसर 1 आ गया, यानी LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब बीच में धारा नहीं जा रही, और बीच में धारा नहीं जा रही तो इसको लगाओ चाहे ना लगाओ। अब ऊपर दोनों श्रेणी, नीचे श्रेणी, RR 2R RR 2R और 2R नीचे 2R ऊपर, इनका समांतर क्रम लगाओ तो 2R का आधा कितना होता है R, तो आंसर R आ जाएगा। तो सभी प्रतिरोध अगर समान है तो आंसर वही आएगा। और सभी प्रतिरोध 1 ओम के हैं तब भी आंसर 1 आएगा, 10 ओम के हैं तो 10 ओम आएगा। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो क्वेश्चन आ सकते हैं बहुविकल्पीय में, डेरिवेशन में, वो हमने बता दिया। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा, और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।